नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 120 देशों के वर्चुअल गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना महामारी ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है और ऐसे में नई और अधिक संतुलित व्यवस्था की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने हमें मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम की सीमाओं को भी दिखा दिया है और इसके बाद की दुनिया में हमें निष्पक्षता, समानता और मानवता के आधार पर वैश्वीकरण के एक नए ढांचे की जरूरत होगी। पीएम मोदी ने साफ किया कि हमें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की आवश्यकता है जो आज की दुनिया के अधिक प्रतिनिधि जिसमें शामिल हों। केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय हमें मानव कल्याण को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो समझेंगे इस नैम के भाषण के महत्व को, इसके अलग अलग एस्पेक्ट को और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसके इम्पैक्ट को। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रोफेसर हर्ष वी पंत हमारे साथ हैं, ORF से। हर्ष, स्वागत है। और केवी प्रसाद हमारे साथ हैं, सीनियर एसोसिएट एडिटर द ट्रिब्यून से। केवी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शुरुआत अशोक सर, जिस तरीके से कोविड ने दिखाया दुनिया को, और वाकई ये कहना गलत नहीं है जैसा कि पीएम ने कहा कि जो भी हमारे पास फोरम थे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, उनकी अपनी सीमाएं, उनकी खामियां साफ तौर पर दिख रही हैं। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं, क्योंकि अगर हम देखें दो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं देखें, एक तो है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। उसकी जो गठन हुआ था वो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और उसमें ऐसा एक सिस्टम वो बना लिया गया था जिसको रिप्रेजेंट किया, जो विक्टर्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, उनको रिप्रेजेंट किया गया। जैसे आप देखिए परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जैसे आप देखिए उनके पास वीटो है। परंतु आज जब अगर हम देखते हैं, जो इस साल 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ, परंतु जो उसका ढांचा है, ढर्रा है, वो बिल्कुल वही है जो कि 75 साल पहले था। तो ऑब्वियसली अब बहुत सारे दुनिया में बदलाव हो गया है, तब्दीलियां हुई हैं। भारत इतना उभर कर आया है, जापान बनकर ऊपर उभर कर आया है। जापान जो कि हार गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो वो उभर कर आया है। जर्मनी भी जो हार गया था, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ऐसे काफी देश हैं जो उभर कर आए हैं, परंतु उनकी जो आवाज है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में वो इतनी ठीक नहीं सुनाई देती है, क्योंकि जो सिस्टम्स बने हुए हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के बने हुए हैं। दूसरा, अगर हम देखें जो नैम का क्या था, नैम को भी द्वितीय महायुद्ध के बाद ही हम इसका गठन किया गया, क्योंकि जो पूरी दुनिया थी वो दो गुटों में बट गई थी। एक के लीडर अमेरिका और दूसरे के सोवियत संघ। अब हम देखते हैं जो बिल्कुल ही वो वैसी सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। 1991 में तो ये सोवियत संघ का तो विघटन हो गया, उसका तो डिसइंटीग्रेशन हो गया है। तो इसीलिए दो गुट तो बने ही नहीं हुए हैं। उसके बाद 1990 से लेकर 2001 तक जिसे कहा जाता है यूनिपोलर वर्ल्ड था, परंतु 2001 के बाद जब हमने देखा 9/11 अटैक हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, पेंटागन पर, उसके बाद वो वाला भी यूनिपोलर वर्ल्ड भी चला गया है। और 2008 का जो हम देखते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उससे तो ये भी अमेरिका की जो इतनी साख थी उसमें भी कमी आ गई है। अगर हम आज का विश्व देखें कविंद्र जी, तो हमें ये देखने को मिलेगा जो आज मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया है। ना तो बाइपोलर है, ना यूनिपोलर है, मल्टीपोलर है। तो इसीलिए जो भी है, चाहे नैम हो या यूनाइटेड नेशंस हो, उनको आज की रियलिटीज को एड्रेस करना होगा। और इसमें जो देश उभर कर आए हैं, जैसे भारत है, जापान है, जर्मनी है, इनको अपनी जगह और अपनी आवाज उनको देनी पड़ेगी। ओके केवी सर, जिस तरीके से हमने कोविड को देखा है और जो दौर इस वक्त दुनिया देख रही है, ऐसे में जो भी अंतर्राष्ट्रीय बड़ी संस्थाएं हैं, उनका रोल किस तरीके का होना चाहिए था और कितना सीमित या एक पक्षी नजर आया है अब तक? देखिए, एक तो ये जो महामारी आई है उसके बाद कई फोरम्स में इस पे सवाल जरूर खड़ा किया है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका क्या रोल रहा है। ये भी एक मल्टीलैटरल बॉडी है जिसके वे सारे लोग भागीदारी हैं, लेकिन उसको लेकर, और जैसे अम्बेडकर सज्जनहार ने बात की, संयुक्त राष्ट्र के ऊपर भी कई सालों से लोग सवाल उठाते आए हैं कि भाई इसकी और साथ ही साथ एक जो नया कोण जो कल फिर से उभरा है कि
न्याय या गुटनिरपेक्ष की प्रासंगिकता को लेकर काफी दिन से एक बहस चल रही थी कि यह प्रासंगिक है कि नहीं, और मेरे ख्याल से हमारे अपने ही विदेश मंत्रालय या विदेश के जो सलाहकार हैं, जो उनकी अपनी भी इसमें राय बटी हुई थी। तो इस वक्त मेरे ख्याल से पूरा विश्व एक नए विकल्प की तलाश रहा है कि कौन सा ऐसा हम आधार बना सके जिससे कि सबके लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कि मानव कल्याण सर्वोपरि है, सबको सुरक्षित रहना है और आगे बढ़ना है। और इस वक्त आर्थिक व्यवस्था आज से 6 महीने बाद क्या होगी, इस वक्त कोई भी इसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। सब अंदाजा ही लगा रहे हैं कि भाई ये होगा, लेकिन अब जब महामारी अभी बीच में है और फैलाव के प्रचार चल रहा है चरण में, तो कोई भी आंकलन लगाना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से सारे लीडरान और सारे देश एक विकल्प की तैयारी और तलाश रहे हैं, कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि हमको मानव कल्याण के हितों को ध्यान रखते हुए साथ ही साथ हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एक सुदृढ़ रूप से चले, ताकि जन कल्याण उसमें उसके हाथ में। हर्ष, क्योंकि जिस तरीके से इस कोरोना संकट के बीच में मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात करूं, अफ्रीकन देशों की बात करूं, ये एशियाई सब कॉन्टिनेंट की बात करूं, भारत ने जिस तरीके से प्रोएक्टिव रोल दिखाया, चाहे वो दवाओं की सप्लाई को लेकर हो, एसेंशियल जो भी दूसरी मेडिकल हेल्प की बात हो, वो किया। क्या वो रोल अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो बड़े बड़े मंच हैं, जो आर्थिक तौर पर समृद्ध रहे हैं, उनका रोल ज्यादा देखना चाहिए था? वो कहां पर नजर आए? और इसीलिए शायद ये जरूरत महसूस हो रही है कि नैम या फिर इसके थ्रू कोई एक ऐसा संगठन जो कि मानव कल्याण के लिए तमाम पक्षों को साथ लेकर मदद के लिए आगे आ पाए। कविंद्र, मुझे दो चीजें लगती हैं। एक तो ये कि जिसका जिक्र भी हो रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन है उन्होंने बिल्कुल इस क्राइसिस में वो रोल प्ले नहीं किया जो उनको प्ले करना चाहिए था, जिसकी उम्मीद लोग और देशों ने करी थी उनके साथ जब ये बने थे, चाहे वो WHO हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो। तो सारे अलग थलग पड़े रहे। उन्होंने बहुत देर से डिसीजंस लिए, गलत डिसीजंस लिए, कई बार किसी एक देश के प्रभाव में आकर डिसीजंस लिए जो कि मानवता के खिलाफ गए। तो मुझे लगता है वो जो एक बड़ा मैसेज इस समय जा रहा है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से अभी तक थियोरेटिकल डिबेट होता था कि ये अभी इस माहौल के लायक नहीं है, समय बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इनको भी बदलना चाहिए, मुझे लगता है वो अब सब बाहर आ गया है। वो थ्योरी से लेकर अब प्रैक्टिस में हमको दिखाई देने लगा है कि किस तरह से अगर ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बदलाव नहीं किया गया तो किस तरह से परेशानी इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए बढ़ेगी। दूसरा, मुझे लगता है जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने शुरू से ही बड़ा प्रोएक्टिव एक अप्रोच ग्लोबल डिप्लोमेसी को लेकर रखा है इस क्राइसिस के दौरान। जहां पर दूसरे देश बहुत ही अंतर्मुखी हो रहे थे, जहां पर दूसरे देश सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, भारत ने शुरू से एक रीजनल, एक ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की बात करी, चाहे वो सार्क के मेथड से हो, चाहे प्रधानमंत्री ने G20 का जो समिट, वर्चुअल समिट की बात करी थी उससे हो, और चाहे नैम से हो। मुझे लगता है नैम जो हम अभी एक रिवाइवल देख रहे हैं, रिवाइवल कहना गलत है, लेकिन कहीं पर प्रधानमंत्री एक प्लेटफॉर्म की तरह इसको यूज कर रहे हैं जहां पर वो भारत की लीडरशिप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो कोई पुराना सेंटिमेंटलिज्म इससे अटैच नहीं है। अब वो एक बड़ा प्रैग्मेटिक है कि आपको एक नैम के देशों को ये बताना है कि लीडरशिप कहां से आ रही है और भारत उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल जो एक वैक्यूम है लीडरशिप का वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। वहां पर आपको कहीं पर कोई ऐसा देश नहीं लग रहा है जो कि लीडरशिप के लिए खड़ा है। अमेरिका को देखिए, वहां पर बड़ा क्राइसिस है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन संभाल नहीं पा रहा है। चीन को देखिए, उस पर सवाल खड़े हुए हैं। तो कहीं पर आपको एक ऐसा ऑल्टरनेटिव चाहिए जो बताए दुनिया को कि जो विघटनकारी जो शक्तियां हैं उनको हमको अलग थलग करके एकजुट होकर इस समस्या से लड़ना है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने हर प्लेटफॉर्म को इसलिए यूज किया है, और नैम को भी जो उन्होंने कुछ बातें कही हैं वो इसी दिशा में है, संकेत दे रही हैं कि आगे चल के हमको न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ करना है बल्कि एक नई लीडरशिप को तैयार करना है जिससे कि जो भविष्य में इस तरह की परेशानियां हो तो वो लीडरशिप और एक ग्लोबल कोऑर्डिनेशन बन सके। अशोक सर, क्योंकि जिस तरीके से जो भारत का रोल राज्य का जिक्र हर्ष कर रहे थे, उसी तरह के या उससे बड़े रोल उन संस्थानों की ओर से होने चाहिए थे जो कि उम्मीद कर रहे थे शायद दुनिया के तमाम देश, और खासकर वो देश जो कि आर्थिक तौर पर या फिर हेल्थ इनोवेशन या हेल्थ फैसिलिटीज के लिहाज से कमजोर हैं, लेकिन वो नजर नहीं आया। तो क्या
एक तरीके से नए संगठन की जरूरत इस महामारी के बीच में ही हमें ज्यादा महसूस होती नजर आ रही है, और उसके बाद उसका एक बड़ा रूप हमें जरूर ढूंढना चाहिए देशों को मिलकर। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कविन जी, क्योंकि ये वाली जो महामारी है, ये जो प्रकोप है, जैसे प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में शुरू में ही कहा, जो इससे बड़ा क्राइसिस हमने इससे पहले कभी नहीं देखा है। पिछले कितने दशक हो गए हैं, परंतु इससे बड़ा क्राइसिस दुनिया ने कभी नहीं देखा है। परंतु उस क्राइसिस से डील करने के लिए देखिए दो चीजें हैं। एक तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन्होंने क्या काम किया। दूसरा, जो दुनिया के बड़े देश हैं, आप देखिए पहले पिछले 2 दशक में, 3-4 दशकों में जब भी कोई क्राइसिस आए हैं दुनिया में, तो अमेरिका ने हमेशा लीडरशिप रोल इसमें अदा किया है। चाहे आप 2008 का देखिए, जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस था, 2001 में जब आतंकवाद का क्राइसिस था, उसके बाद चाहे वो जीका हो, एबोला हो, जितने भी पैंडेमिक्स भी रहे हैं, अमेरिका हमेशा लीडरशिप के रोल में रहा है। इस बारी अमेरिका की लीडरशिप एकदम एब्सेंट रही है, और उसमें प्रयास कर रहा है चीन उसमें कूदने की, उसमें जितना भी उसको फायदा हो सकता है वो अपने आप लेने के लिए, परंतु उसके लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट हो गया है। जैसे चीन ने अपने आप अपना बर्ताव किया, बिहेवियर किया, जब ये कोरोना वायरस शुरुआत में निकला नवंबर 2019 में, और उसके बाद से उसका जो बर्ताव था, बिहेवियर था, उसने उसको छुपाने का प्रयास किया, और जो उसके बारे में कह रहे थे उसके अपने देश में उनका मुंह बंद करने के लिए, उनको ओप्रेस करने के लिए। तो जो चीन के विरुद्ध डिस्ट्रस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है। तो कोई लीडरशिप वहां पर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अगर हम देखें तो देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मार्च में, जबकि ये महामारी सबसे अपने उच्चतम स्तर पर थी पूरी दुनिया में, तब उसकी मीटिंग ही नहीं हो पाई, क्योंकि चीन उसका उस महीने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वो चेयरमैन था, और उसने कहा जो ये कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक शांति और सिक्योरिटी की बात नहीं है, कोई पीस सिक्योरिटी की बात नहीं है, तो इसमें मीटिंग ही नहीं होनी चाहिए। मीटिंग नहीं हुई मार्च के पूरे महीने में। फिर जब नई चेयरमैनशिप आई अप्रैल में, तो 9 अप्रैल को ये मीटिंग हुई, परंतु उसका भी कोई फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों ही ये लड़ते रहे जो ये कहां से उपज, वुहान वायरस की उपज कहां से हुई। उसके बाद आप और देखिए, G20 में भी, जैसे हर्ष ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको आगे लेकर गए, परंतु वहां भी कोई नतीजा खास नहीं निकला। उसके बाद आप G7 में देखिए, वहां भी कोई नतीजा खास नहीं निकला। तो देखिए, पूरी दुनिया एक किसी नेतृत्व का की प्रतीक्षा कर रही है, जो ना अभी अमेरिका दे सकता है, ना अभी चीन दे सकता है। और भारत भी इसमें एक बहुत अहम रोल अदा कर सकता है, अपने आप अकेले नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, चाहे आर्थिक क्षमता हो या और प्रकार की। परंतु हम, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, भारत और मिडिल पावर्स के साथ मिलकर, चाहे वो जापान हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, ब्राजील हो, ये सब देश मिलकर एक नेतृत्व दे सकते हैं पूरी दुनिया को, जिसमें कि अमेरिका और चीन को भी साथ में लेकर चला जाए। परंतु ये नहीं हो जो अमेरिका और चीन के बीच की जो लड़ाई है, उससे पूरी दुनिया का जो रिस्पॉन्स है, चाहे कोविड-19 ये एक बहुत बड़ी महामारी है, परंतु ये आखिरी क्राइसिस नहीं है, आखिरी वायरस नहीं है, और भी आएंगे। तो कैसे दुनिया, सभी देश मिलकर एक नेतृत्व दे सकते हैं, उसमें भारत बहुत ही अहम रोल अदा कर सकता है। प्रसाद सर, एक और चीज जो कि जिस तरीके से इस महामारी के बीच में हमें लगता था कि उम्मीद थी कि तमाम देश जिससे जूझ रहे हैं या जिन्होंने इसका कोई विकल्प निकाला अलग अलग स्तरों पर, वो अगर एक साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते उन देशों के साथ जहां पर सुविधाएं नहीं थी, तो बेहतर होता। और शायद इसीलिए जो पीएम ने आह्वान किया कि कम से कम निर्गुण देशों के एक ऐसे मंच की जरूरत है जो कि अपने अनुभव, बेस्ट प्रैक्टिसेस, संसाधनों का प्रबंधन, ये सब कुछ शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए, ताकि मानव कल्याण को हम बढ़ा पाएं और वो फोकस कर पाएं। जी, इस वक्त देखिए 2 चीजें जो उभर के आ रही है पूरे विश्व में। देखिए, हर राष्ट्र अपने आप जूझ रहा है इस बीमारी के साथ, अपने तरीके से कोशिश कर रहा है इसका नियंत्रण करे और उसके फैलाव ना हो। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल पटरी पे उतर गई है, उसको कैसे
सुदृढ़ करें, उसको कैसे उभारें। ये और भारत चूंकि इतना बड़ा हमारी जनसंख्या है, तो लोग हमारे, जाहिर सी बात है कि पूरे विश्व में भारत के ऊपर नजर भी है कि इतना बड़ा राष्ट्र जिसके इतने सारे लोग हैं, 130 करोड़ उनके लोग हैं, तो वह ये बीमारी के साथ कैसे निपट रही हैं, किस तरह से जो लॉकडाउन के परिणाम के ऊपर लोगों ने चर्चा की, अर्थव्यवस्था को लेकर जो माइग्रेंट जो लेबर के ऊपर भी काफी सारी चर्चाएं हो रही हैं कैसे अलग अलग। तो मेरे ख्याल से दो चीज जो पूरे विश्व में इस वक्त देखा जा रहा है कि कौन सा ऐसा मॉडल है जो सक्सेसफुल है, दो तरीके से, एक तो ये पैंडेमिक की रोक लगाने में और दूसरा अर्थव्यवस्था को धीमे धीमे शुरू करने में। तो ये हर एक का कोई ये वन साइज फिट्स ऑल तो नहीं चलेगा, हर राष्ट्र की अपनी मजबूरी हर जगह की। तो उस मजबूरियों के बीच में उस व्यवस्थाओं को ठीक रखते हुए कैसे हम आगे बढ़े, तो नेतृत्व प्रदान जो दिखाए जाएंगे कि कौन सा ऐसा मॉडल है जो रेप्लिकेट हो सकता है और जो संसाधन, जैसे एम्बेसडर सज्जनार कह रहे थे और पंत साहब भी बता रहे थे कि लिमिटेड रिसोर्सेज है सबके पास इस वक्त, क्योंकि अर्थव्यवस्था सबकी इस वक्त तरह से कहे तो चरमरा रही है। तो ऐसे में जो साधन सीमित है, तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि भाई कम साधनों में हम सब मिलके आगे बढ़े। और शायद अगर सार्क का जो फंड था वो भी इसीलिए सक्रिय किया गया बहुत दिनों में। और मैं शायद इस बात से भी सहमत हूँ कि ये कोई आज नैम की प्रासंगिकता की जो बात कही थी कि ये नैम फिर से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस वक्त सब कोई तलाश रहे हैं कि नैम में खासकर ऐसे राष्ट्र है जो कि पहले आइडियोलॉजी से जुड़े रहे लेकिन आज अर्थव्यवस्था से भी देख रहे हैं। छोटे राष्ट्र है, बड़े राष्ट्र है, इकोनॉमी का स्केल है सबके पास, तो ये एक कॉमन मॉडल क्या उसमें से निकल सकता है। मेरे ख्याल से जैसे मैंने पहले भी कहा, सब लोग विकल्प की तलाश रहे हैं और ये रास्ता ढूंढने की तैयारी कर। हाँ जी, किसी भी फोरम के लिए कहा जाता है कि या तो आर्थिक तौर पर मजबूती हो या सामरिक तौर पर कुछ देशों का बैकअप हो, लेकिन जब हम इस तरह के एक नए मंच की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये कितना मुश्किल या फिर कितना आसान लग रहा है, जहां पर मानव कल्याण, शेयरिंग उसका फीचर हो और आर्थिक और सामरिक चीजें उससे दूर हो। देखिए, अभी तो थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये क्राइसिस है हमारे सामने, इसने काफी हमारे जो पुराने अजम्पशंस हैं उनको थोड़ा सा उथल पुथल जरूर किया है कि आपको अगर नया कुछ और संगठन बनाना है या नई दिशा इस दुनिया को देनी है, तो उसके लिए जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं देशों के पास, उसको मुझे लगता है यूज किया जाएगा। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको जब एक ह्यूमैनिटेरियन या एक इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर की तरफ अपनी फॉरेन पॉलिसी को मोड़ना है, क्योंकि ये जो कोविड-19 जैसा क्राइसिस है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा क्राइसिस दुनिया के सामने है, और ऐसा क्राइसिस है जो पहले एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखा जाता था, आज एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट से भी बड़ा लग रहा है। तो कहीं पर उसकी जो हमारी प्रायोरिटीज है वो बदल रही हैं, तो उसको देखते हुए शायद जो सामरिक महत्ता है वो अपने आप बन जाएगी आने वाले समय में। लेकिन ये जरूर है कि इसके लिए लीडरशिप चाहिए आपको, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री कहीं पर उस लीडरशिप की बात कर रहे हैं कि भारत के पास अपनी रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स होते हुए भी भारत ने जो करने की कोशिश करी है वो भारत ही नहीं, भारत जैसे जो देश हैं उनको एक नई आवाज इस ग्लोबल ऑर्डर में मिलती है, जो इस बड़ा फ्रेगमेंटेशन हो रहा है जिसका हम जिक्र कर रहे थे अभी, जहां पर चीन अपनी राह चल रहा है, वेस्ट अपनी तकलीफों से परेशान है, तो कहीं पर वो देश जिनको अपनी आर्थिक मजबूती बढ़ानी है, जिनको अपना डेवलपमेंटल प्रोसेस आगे बढ़ाना है, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। भारत जैसा देश अगर लीडरशिप लेता है तो मुझे लगता है वो ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, और देश उसके साथ जुड़ने की अगर कोशिश करेंगे तो एक नया संगठन एक नई दिशा ले सकता है। अशोक सर, किस तरीके से देखते हैं जो भी मौजूदा, मैं कहूं कि इस वक्त दौर है, भारत का रोल या फिर भारत जैसे लाइक माइंडेड जो देश हैं उनका रोल यहाँ पर, और वो इस वक्त कैसे नजर आ रहा है? देखिए, भारत का रोल मेरे विचार से इसकी अहमियत बढ़ने वाली है, इसके जो महत्व है और बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने इसको कोविड-19 से जूझने के लिए हमने इसको एक पीपल्स मूवमेंट बनाया है, जिसमें लोकतंत्र है, जिसमें डिसाइसिवनेस है और जिसमें डिसिप्लिन है, अनुशासन है। इसका हमने प्रयोग किया है, और हमारे पास जितने भी मुश्किलें हैं, 135 करोड़ हमारी जनसंख्या है, हमारी अपनी ज़रूरतें हैं, परंतु उसको मद्देनज़र रखते हुए भी हमने 123 देशों को मेडिसिन एक्सपोर्ट की हैं। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं,
और इन 123 देशों में से 59 देश ऐसे हैं जो कि नैम मूवमेंट के हैं। तो मतलब अपने जो हमारे चैलेंजेस हैं, अपनी जो चुनौतियां हैं, उसको सामने रखते हुए हमने पूरी दुनिया में जो वसुधैव कुटुंबकम का हमने जो हमारी जो फिलॉसफी है उसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो वैश्वीकरण की जिसके आपने बात की थी कविंद्र जी, जो वैश्वीकरण के फायदे हुए हैं परंतु नुकसान भी बहुत हुए हैं। और अब हमको वैश्वीकरण ऐसा करना पड़ेगा जिसका विद ह्यूमन फेस। आपको याद होगा जो जब G20 की मीटिंग थी 1.5 महीना पहले 26 मार्च को, उसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा था जो हमें वैश्वीकरण की परिभाषा को बदलना होगा, इसको एक विद ह्यूमन फेस करना पड़ेगा। तो मेरे विचार से जो भारत का अभी तक नेतृत्व रहा है, जैसे वो अपना मुश्किलें जो अपने देश में आई हैं, इतनी बड़ी चुनौतियों के साथ साथ उसके साथ वो कैसे जूझ पाया है और पूरी दुनिया की वो कैसे सहायता करता रहा है और आगे भी करता रहेगा, तो इससे एक बहुत ही अच्छा रोल मॉडल उभर कर आ रहा है। और उस रोल मॉडल के साथ और भी जो देश हैं वो भी इसके साथ मिल जुड़ने वाले हैं। और हमने इसी इनिशिएटिव्स को हम आगे लेकर गए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हो, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, चाहे वो रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स भारत ने, ऐसा लीडरशिप भारत ने दिखाया है। आगे चलते हुए भी ऐसे ही अपने आप अपना ख्याल रखते हुए, पूरी दुनिया का ख्याल रखते हुए आगे चलना, यही नेतृत्व है और यही भारत करता रहा है। प्रसाद सर, एक आखिरी कमेंट में चाहूंगा कि मानवीय सहायता में और जो देश का पुराना एक इतिहास है, दुनिया के अलग अलग देशों में या देशों के साथ संबंधों की बात या फिर मदद की, वो एक बहुत अलग तरह की कर रहा है। और क्या उसी को आप देख रहे हैं कि एक्सप्लोर या एक्सपैंड करते हुए हम देख रहे हैं और इसको एक नई मजबूती के साथ आफ्टर कोविड हम देखेंगे? जी, मेरे ख्याल से ये शुरू ही हो चुका है। जैसे कि अभी बात भी हो रही थी कि जिस तरह से हमने मदद पहुंचाने की कोशिश की दवाइयों की खासकर, उससे काफी विश्व में राहत। और ये मानिए कि सिर्फ छोटे मोटे जो राष्ट्र हमारे इर्द गिर्द हैं उन्हीं को छोड़ के या हमारे पड़ोसियों को छोड़ के अमेरिका जैसे और जो देश जिनको साधनों की कमी नहीं है उनको भी हमने मदद पहुंचाई है। तो जो मानवीय चेहरा जो निकाल के, और इस वक्त सब ये इस चीज की मेरे ख्याल से प्रशंसा यही हो रही है कि अपने समस्याओं को जूझते हुए विश्व को आप कैसे मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ आगे जो नेतृत्व प्रदान करने की बात है कि सबको एक कलेक्टिव वॉइस के साथ मानवीय चेहरे को आगे रखते हुए आगे विश्व में कोई नई ऑर्डर अगर बने तो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करा जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जनरेशन आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।